अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है सब खैरियत से है बेटा। और एग्जाम्स की अच्छी तैयारी चल रही है। आज सेक्शन बी के कुछ पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, जिसके लिए मैंने इस क्लास को रखा है। और बेटा इसमें जो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे होंगे वो 7 मार्क के और 10 मार्क के और 14 मार्क के क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है, आंसर्स को किस तरीके से डेवलप करना होता है, डेवलप पॉइंट्स कैसे होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये सारी चीजें आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी के पहले टॉपिक से, एंड दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है जी। पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, तो हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से आ जाता है कि बेटा एग्जामिनर साहब आपसे क्या देते हैं। एक सेकंड देना मुझे। एग्जामिनर साहब आपसे कह देते हैं बेटा कि इस तरीके से वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का सवाल दे देते हैं। कह देते हैं भाई, बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905 ड्यू टू ज्योग्राफिकल फैक्टर्स या बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, डू यू अग्री और डिसएग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखिए बेटा, जिधर भी डू यू अग्री और डिसएग्री लिखा हुआ होता है तो आंसर का जो एंड में कंक्लूजन करते हैं वो भी इसी तरीके से करेंगे, दैट आइदर यू विल अग्री और डिसएग्री, दैट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स। ये बहुत बेसिक थिंग है, ठीक है। कम से कम 4 फैक्टर्स एक 14 मार्क के आंसर के अंदर लिखने होते हैं, जिसके अंदर अब यहाँ पे क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का सवाल के अंदर जिक्र हुआ है, तो इनको लाजमी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि तुम इसको शुरू में ही करो, तुम बीच में भी कर सकते हो, तुम आखिर में भी कर सकते हो, तुम शुरू में भी कर सकते हो। लेकिन बेहतर यही है कि बेटा तुम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को पहले लिख दो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को तसल्ली हो जाए कि हाँ यार, जो चीज जरूरी है वो उसने कर दी है। लेकिन येट अगेन मैं फिर मेंशन कर दूं कि दैट्स नॉट नेसेसरी कि जो फैक्टर सवाल के अंदर मेंशन है उसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया जाए, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, ऐसे कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। वही बात कि एक डेवलप पॉइंट के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहले पॉइंट आइडेंटिफाई होता है, फिर पॉइंट एक्सप्लेन होता है, फिर पॉइंट का इम्पैक्ट बताया जाता है, और पॉइंट को लिंक बैक किया जाता है, ठीक है जी। तो बेटा आप आंसर को सबसे पहले स्टार्ट किस तरह से करेंगे। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी लाइन लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर वर एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल बट दे वर नॉट द ओनली कॉज, दे वर अदर कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एज वेल। ये इंट्रोडक्शन है, ये ऑप्शनल है। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो ना लिखो, लेकिन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो बेटा सबसे पहले मैंने पॉइंट किया, जो ज्योग्राफिकल रीजन मैंने आइडेंटिफाई किया वो कैसे किया। मैंने कहा वन ऑफ द रीजन फॉर द पार्टीशन वॉज द लार्ज साइज ऑफ बंगाल विच मेड इट डिफिकल्ट टू गवर्न इट इफेक्टिवली। तो यहां पे पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया। देखो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने डायरेक्ट बताना स्टार्ट कर दिया कि बंगाल की आबादी ब्रिटेन से ज्यादा थी, 10 गुना ज्यादा थी, तभी इसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया गया। बातें सारी लिखनी है, लेकिन जरा सब्र से पहले एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दो कि भाई मैं यहाँ पे एक नया रीजन या पहला रीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्टीशन ऑफ बंगाल का। तो मैंने बता दिया कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक बड़ा रीजन था इसका ह्यूज ज्योग्राफिकल साइज, ठीक है जी। तो मैंने फिर बता दिया कि बंगाल वॉज इंडिया लार्जेस्ट प्रोविंस विद पॉपुलेशन अराउंड 85 मिलियन। 85 मिलियन की आबादी थी, जिसके अंदर मेनली हिंदूज की मेजोरिटी थी। यानी कि आउट ऑफ दैट 85 मिलियन, 54 मिलियन वर हिंदूज। तो ब्रिटिश ने कहा कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं बेटा। ब्रिटिश ने कहा हम इसके दो सूबे बना देते हैं, एक ईस्ट बंगाल और असम होगा, और दूसरा वेस्ट बंगाल होगा। और डिवाइड इस तरीके से किया गया कि ईस्ट बंगाल के अंदर बेटा आबादी कितनी आ गई, आबादी आ गई 31 मिलियन की। और वेस्ट बंगाल के अंदर कितनी आबादी आ गई, 54 मिलियन की आबादी आ गई, ठीक है जी। तो ईस्ट बंगाल के अंदर, ईस्ट बंगाल और असम साइड पे मुसलमानों की मेजोरिटी थी, आउट ऑफ 31 मिलियन 18 मिलियन वर मुस्लिम्स। और वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदूज की मेजोरिटी रही, जबकि यहां पे टोटल आबादी थी 54 मिलियन, एंड आउट ऑफ 54 मिलियन 42 मिलियन वर हिंदूज, वाइल 12 मिलियन वर मुस्लिम्स। तो बेटा अब आपने क्या बताना है, इसका इम्पैक्ट बताना है। यहां तक तो एक्सप्लेनेशन चल रही थी, अब आपने क्या करना है, इसका इम्पैक्ट बताना है कि इसका असर क्या हुआ। आपने इम्पैक्ट में ये बताया कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो गया, कम्युनिकेशन करना आसान हो गया, ऑफिशियल्स अपने काम पे बेहतर फोकस कर पा रहे थे। इट बिकेम इजियर टू गवर्न इट एज टू डिफरेंट प्रोविंसेस अंडर टू डिफरेंट गवर्नर्स। यहां पर जब आपने इम्पैक्ट बता दिया ना, अब लिंक बैक कर दो। लिंक बैक क्या,
कि इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल के रीजन के तौर पे लिखना है तो उससे रिलेशनशिप होना चाहिए। तभी मैंने कहा देयर फोर जोग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स वर अ जेन्युइन रीजन बिहाइंड द पार्टीशन। यानी कि एग्जामिनर को ढक्कन लगा दिया, जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही एंड भी कर दिया। स्टार्ट में भी लिखा था दैट दिस इज द रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, और एंड में भी लिखना लाजमी है कि दैट इज द रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम लिख दो एज अ रिजल्ट बंगाल वाज पार्टीशन, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर एक्सप्लेन किया। दूसरा पॉइंट कैसे एक्सप्लेन किया, आपने कहा एक और रीजन ये था पॉलिटिकल ऑपोजिशन शो करना ब्रिटिश के रूल को। ठीक है जी। आपने कहा अगर हम पास्ट में देखें ओवर द इयर्स तो देयर वर लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक जो कि ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस को इनकरेज करे थे। ही मेड प्रोटेस्ट एंड ही मेड इम्पैशनेट स्पीचेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, calling people for violent protest, violent actions and assassination of British officials। बेटा आपको पता है 1897 के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसके साथियों के साथ कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा 1870s में कई सीक्रेट सोसाइटीज बनी जिनका काम ही था ब्रिटिश के रूल को चैलेंज करना, अथॉरिटी को चैलेंज करना। अगर ये पॉइंट्स किसी को याद नहीं है तो पहले वो यूट्यूब पे जाए, सेक्शन बी का फोल्डर खोले, उसमें पहली वीडियो देखे रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर ये बेहतर समझ आएगा। आज की जो इस क्लास का मकसद है दैट इज टू एक्सप्लेन यू द पैटर्न ऑफ राइटिंग द आंसर। मैं पूरे टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको स्किम कर रहा हूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी लेक्चर वहां पे है। अगर आपको लेक्चर सुनना है तो आप वहां से पहले सुनेंगे फिर इस लेक्चर को आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के पास्ट पेपर्स के पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब क्या हुआ बेटा, जब आपने ये पूरी ऑपोजिशन का बता दिया, फिर इंपैक्ट बताओ। इस ऑपोजिशन की वजह से ब्रिटिश कंसर्न हो रहे थे, और क्योंकि ये ऑपोजिशन पर्टिकुलरली बंगाल के अंदर हिंदूज की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उठ रही थी, तभी ब्रिटिश ने कहा इसको डिवाइड कर देना बेहतर है, ताकि इसकी आबादी को भी डिवाइड करके यहां की ऑपोजिशन को भी वीकर बनाया जा सके। दिस सजेस्ट, अब देखो लिंक बैक कैसे कर रहा हूं, पार्टीशन से रिलेट कर रहा हूं। दिस सजेस्ट दैट पॉलिटिकल कंट्रोल नॉट जस्ट ज्योग्राफी प्लेड अ की रोल इन द डिसीजन ऑफ पार्टीशनिंग ऑफ बंगाल। तो देखो यहां पे फिर मैंने लिंक कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल केस, सवाल से रिलेट कर दिया, सवाल के वर्ड से रिलेट कर दिया। अब बेटा थर्ड पॉइंट क्या है, द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। जो हिंदूज व्यू था, हिंदूज कह रहे थे कि बेटा पार्टीशन का कोई भी लेना देना नहीं है किससे, इससे एडमिनिस्ट्रेशन से या एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे थे कि ब्रिटिश का जो मेन रीजन था दैट इज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वो कह रहे हैं क्योंकि हिंदूज यानी कि कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ काम कर रही है, और कांग्रेस में मेनली हिंदूज हैं, तभी हिंदूज की स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए इन्होंने ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया और वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस क्रिएट कर दिया, सो दैट कांग्रेस वुड बी लेस इन्फ्लुएंशियल देन दैट एरिया। अब इसका इंपैक्ट बताओ। This weakened the unity of Indian population and reduced the effectiveness of nationalist movement। कांग्रेस की इफेक्टिवनेस को ईस्ट बंगाल के अंदर लेस इंफ्लुएंशियल बना दिया ब्रिटिश ने, और इसके रिजल्ट में जो कम्युनल टेंशंस थी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स उसको भी बढ़ा दिया, कि हिंदूज और मुसलमान आपस में भी लड़ गए, क्योंकि हिंदूज जेलस हो रहे थे कि मुसलमानों को ओवर द नाइट कैसे एक मेजोरिटी सुबह मिल गया, यानी कि ईस्ट बंगाल में उनकी मेजोरिटी कैसे क्रिएट हो गई, जबकि ये पूरा एक हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस था। बहरहाल इवेंचुअली आप लिंक बैक करेंगे कि तभी इससे साबित होता है कि ये पार्टीशन का डिसीजन के पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी थे। इट वाज नॉट जस्ट ज्योग्राफी, इट वाज पॉलिटिकल फैक्टर एज वेल, जिसकी वजह से पार्टीशन बंगाल को इनकरेज किया गया। लास्ट रीजन, आप मुसलमानों का व्यू लिखोगे। मुस्लिम्स बिलीव दैट ब्रिटिश वांटेड टू गेन द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स। व्हाई? बिकॉज कांग्रेस किसके खिलाफ काम करी थी, ब्रिटिश के खिलाफ, और कांग्रेस में मेनली कौन थे, हिंदूज। तो हिंदूज जब ब्रिटिश के खिलाफ काम करें तो ब्रिटिश को किसकी सपोर्ट चाहिए, मुसलमानों की। वो कह रहे हैं कि जब से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857, जब से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, ये ब्रिटिश हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, ये ब्रिटिश हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तभी अब इनको रियलाइज हुआ है कि ये गलत थे, और इन्होंने दोस्ती का हैंडशेक बढ़ाया हमारी तरफ, दोस्ती का हाथ बढ़ाया हमारी तरफ, और इसीलिए इन्होंने हमें एक मेजोरिटी सूबा दी। एज अ रिजल्ट Muslims supported the partition of Bengal, which helped to strengthen the British control by gaining an ally। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ब्रिटिश के लिए पॉजिटिव हुआ।
So beta, this again shows that there are political strategies behind the reason of partition in Bengal. ठीक है जी. अब बात आ गई कंक्लूजन की. बेटा, आपने कंक्लूजन में किसी एक को सपोर्ट करना है, ठीक है. तो देखो, कंक्लूजन में सबसे पहले तो सवाल को देखना पड़ेगा. सवाल क्या पूछ रहा था? डू यू अग्री और डिसएग्री. बेटा, यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, एक जनरल सा कंक्लूजन लिखा हुआ है जो अमूमन बच्चे लिखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं उनको पूरे मार्क्स मिले. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, इन कंक्लूजन, while geography and administration played a reason behind the partition of Bengal, they were not the main cause. तो बेटा, ये बेशक आपने लिखना है, लेकिन इससे पहले आपने एक बहुत मेन बात मिस नहीं करनी, दैट यू डिसअग्री विद द गिवन स्टेटमेंट और यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट. या तो आप अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे गिवन स्टेटमेंट से. यहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए कंक्लूजन का. आप कहेंगे आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, फिर बैलेंस रखेंगे. ऑल दो पार्टीशन के लिए जोग्राफिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आई गेस मोर इंपॉर्टेंट रीजन जो थे वो पॉलिटिकल रीजन थे. क्योंकि आप लॉन्ग रन से देखें, कई सालों से 1870 से ब्रिटिश के खिलाफ बनती आ रही थी पॉलिसीज. तो ब्रिटिश को इस टाइम पे अपने पॉलिटिक्स को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी था कि वो मुसलमानों की सपोर्ट हासिल करें, वो हिंदूज को पीछे करें, कांग्रेस को अपोज करें. और तभी मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल का. ठीक है जी. तो बेटा, पहली बात मैंने आपको ये समझा दी है कि जब भी आपने अग्री या डिसएग्री वाले सवाल को आंसर करना है, तो कंक्लूजन के अंदर अग्री या डिसएग्री का लफ्ज होना चाहिए. ठीक है. सिर्फ सिर्फ ये लिखते हैं कि आई थिंक कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इससे काम नहीं चलेगा. ये क्लियर वर्ड्स आपके कंक्लूजन के अंदर होने चाहिए. ठीक है जी. अब बेटा, आपको यहां पे एक और सवाल करवा रहा हूं पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड. दैट इज, हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. पार्टीशन ऑफ बंगाल किस हद तक सक्सेसफुल था 1905 में जो हुआ. यहां पर भी कितने पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं? यहां पर भी 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं. लेकिन बेटा, यहां पर जो पॉइंट्स हैं वो आपके रीजंस नहीं है, रेदर बेटा वो सक्सेस और फेलियर्स हैं. सक्सेसेस एक्सप्लेन करने हैं और फेलियर्स एक्सप्लेन करने हैं. अब बेटा, आप चाहो तो 2:2 का रेशियो बना लो, यानी कि 2 सक्सेस बता दो, 2 फेलियर्स बता दो. या फिर आप 1:3 का रेशियो कर सकते हो, यानी कि एक सक्सेस बता दिया, 3 फेलियर्स बता दिए. या फिर आप उलट भी जा सकते हो, यानी कि आपने एक फेलियर बता दिया, 3 सक्सेस बता दिया, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू राइट योर कंक्लूजन. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, इट डिड सॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रिटिश इन द शॉर्ट रन. It did give Muslims a majority province, so this was a success for British and for Muslims respectively. ठीक है जी. लेकिन हिंदूज के लिए ये एक फेलियर था क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ को तोड़ दिया गया. तो द पार्टीशन वाज सीन एज अ फेलियर बाय हिंदूज बिकॉज देयर स्ट्रेंथ हैड बीन ब्रोकन. और जब इसके रिजल्ट में फिर हिंदूज ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की. कौन सी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की बेटा. तो उस टाइम पर आपको मालूम है कि ब्रिटिश को बड़ा नुकसान हुआ. ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट हुआ, ब्रिटिश की सेल्स ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो गई, ब्रिटिश के इंपोर्टेड क्लोथ्स को कोई नहीं खरीद रहा था, सॉल्ट को कोई नहीं खरीद रहा था, ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही थी. ठीक है. तो आपको मालूम है कि इससे ब्रिटिश को इवेंचुअली पार्टीशन बंगाल को रिवर्स करना पड़ा. ठीक है. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं. मेरा मकसद आज की क्लास का क्या है? पास्ट पेपर्स पैटर्न को एक्सप्लेन करना. ठीक है जी. बेटा, यहां पर भी मैं आपको वही चीज बताऊंगा. एक बड़ी बात याद रखना बेटा, कि आपने कोई भी पॉइंट लिखना है तो वही बात होगी कि सबसे पहले आपने पॉइंट को आइडेंटिफाई किया. या वन सक्सेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज दैट इट हेल्प टू सॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. फिर आपने एक्सप्लेन किया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया. बंगाल को डिवाइड कर दिया ईस्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व हुई. फिर इसका इम्पैक्ट क्या बताया कि इससे एफिशिएंट गवर्नमेंट हो पाई, कम्युनिकेशन आसान हो पाई, मैनेजमेंट अंडर 2 डिफरेंट गवर्नर्स आसान हो पाई. ये इम्पैक्ट हो गया. लेकिन यहां पर छोड़ नहीं देना कि बस सर मैंने लिख दिया ना कि बेटर कम्युनिकेशन, तो एग्जामिनर खुद अज्यूम कर ले कि सक्सेस है. नहीं बेटा, अगर तुमने यहां पर छोड़ दिया, इट विल स्टिल बी कंसीडर्ड एन अनडेवलप्ड पॉइंट. तुमने क्या लिखना है कि इससे
पार्टीशन से क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सॉल्व हुई कुछ हद तक, तो इनिशियली ये एक सक्सेस था ब्रिटिश के लिए। यानी कि बेटा ये जो वर्ड है सक्सेस का या फेलियर का या लेस सक्सेस का, ये लिखना है आपने। ये अपने आंसर के अंदर इन लफ्जों को इस्तेमाल करना है। अज्यूम नहीं करना कि भाई मैंने लिख दिया कि बेटर कम्युनिकेशन होगी तो अब सर जुहेब या एग्जामिनर खुद ही समझ जाए कि ये सक्सेस ही तो है। जब सर पूछेंगे कि सर ये इवैल्यूएशन या ये जो लिंक बैक करते हुए आपने ये लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया, तो आप कहोगे सर मैंने लिखा तो बेटर से बेटर कम्युनिकेशन है। अब आप अज्यूम करें कि बेटर कम्युनिकेशन सक्सेस है या फेलियर है। सक्सेस है ना सर, तो बस मार्क्स दे दें, ऐसा नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज एग्जामिनर रिपोर्ट कहती है द कैंडिडेट फेल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड हाउ सक्सेसफुल इन द क्वेश्चन। इसी तरीके से बेटा जब मैं आपको फेलियर रीड कर रहा हूं, ठीक है, तो बेटा फेलियर जो है उसमें भी आपको बताना पड़ता है कि भाई इट वाज अ फेलियर या अनसक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट पॉइंट पढ़ो, यहां पे मैंने क्या लिखा, द फाइनल प्रूफ ऑफ द फेलियर वाज द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। कि भाई सबूत, सबूत कि बेटा पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स हो जाना फेलियर था। इसका सबूत यह है कि ब्रिटिश को रिवर्स करना पड़ा। फिर आप बता दोगे कि भाई स्वदेशी मूवमेंट चली थी, इसकी वजह से ब्रिटिश को नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने 1911 में दिसंबर में किंग दरबार में जब उनके किंग और क्वीन, किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी आए थे, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि पार्टीशन को रिवर्स करें। अब आपने क्या करना है, इम्पैक्ट बताने। पहले तो इम्पैक्ट क्या है कि इससे ब्रिटिश की अथॉरिटी भी डैमेज हुई, ठीक है, और ब्रिटिश की सक्सेस, ब्रिटिश की पॉलिसी सक्सीड होती भी नहीं नजर आई। ये इम्पैक्ट था। देयरफॉर लिंक बैक करिए, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट पार्टीशन वाज अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल फॉर द ब्रिटिश, या पार्टीशन वाज अल्टीमेटली अ फेलियर फॉर द ब्रिटिश। समझ आ गई बात, कि जिधर सक्सेस बता रहे हो, कोई भी हाउ सक्सेसफुल वाला सवाल हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का हो, हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान एंड इंडिया इन मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स बिटवीन 1947 एंड 1999, वो वाला सवाल हो, या कोई और सवाल हो, हाउ सक्सेसफुल वाज ब्रिटिश एक्सपेंशन बिटवीन 1978 एंड सॉरी 18 1784 एंड 1856, कोई भी सवाल हो, रैंडमली मैं बना रहा हूं अपनी तरफ से सवाल, कोई भी सवाल जिसमें हाउ सक्सेसफुल, टोटली सक्सेसफुल या टोटली अनसक्सेसफुल का लफ्ज आ रहा हो, तो उसमें हर पॉइंट का आखिर में सक्सेस या अनसक्सेस या फेलियर का लफ्ज मेंशन होना चाहिए। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल का सवाल आता है, हाउ सक्सेसफुल वर द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड बिटवीन 1930 एंड 1932। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर एक डेवलप पॉइंट के कितने नंबर है। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट डेवलप पॉइंट विल लीड यू टू लेवल 3, 7 मार्क। सेकेंड डेवलप पॉइंट इफ ऑन द सेम साइड, यानी कि उसी फैक्टर पे मैंने एक और पॉइंट लिख दिया, डेवलप लिखा है, तो मुझे 8 मार्क्स मिलेंगे। उसी साइड पे अगर मैंने तीसरा पॉइंट लिख दिया तो मुझे 9 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है। मुझे करना कैसे है, मुझे करना है ऐसे कि एक साइड पे मैंने एक पॉइंट लिखा, दूसरी साइड पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया, यानी कि सक्सेस पे मैंने एक पॉइंट लिखा, ठीक है जी, 7 मार्क्स मिले। दूसरी साइड फेलियर पे मैंने एक पॉइंट लिखा, डायरेक्टली लेवल 4 टच हुआ, 10 मार्क पे ले गया। अब मैंने एक और पॉइंट किसी भी साइड पे, यानी कि सक्सेस या फेलियर किसी भी साइड पे मैंने एक और पॉइंट लिखा, 11 मार्क। अब किसी भी साइड पे सक्सेस या फेलियर किसी भी साइड पे अगर मैंने एक और पॉइंट लिखा तो मुझे 12 मार्क्स। ठीक है जी, बताने का मतलब ये है कि तुमने डेवलप पॉइंट लिखा सक्सेस पे एक, 7 मार्क। तुमने सक्सेस पे एक और पॉइंट, फिर एक और पॉइंट लिख दिया, दिस विल लीड यू टू अ मैक्सिमम ऑफ 9 मार्क्स। लेकिन जब तक फेलियर नहीं है तो तुम 10, 11, 12 की कहानी भूल जाओ। इससे बेहतर ये था कि तुमने एक सक्सेस बताया, फिर तुमने फेलियर्स में 3 पॉइंट्स बता दिए, या तुमने दो सक्सेस बताए, फिर तुमने फेलियर्स पे बेटा तुमने 2 पॉइंट्स बता दिए, या तुमने एक सक्सेस बताया, फिर तुमने फेलियर्स पे 3 पॉइंट्स बता दिए। यानी टू साइड आंसर होगा तो 10, 11, 12 की कहानी जाएगी। अगर बात समझ नहीं आ रही तो मैं जरा मार्क्स स्कीम आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। मैं क्या लगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मार्क्स स्कीम लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखो, फ्री की रोफ पेपर की मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना।
ये लाखों लोग अब मेरी वीडियो से रोफ पेपर को देखेंगे, जो लोग नहीं भी जानते थे इसको। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने रैंडमली 2015 की विंटर की मार्किंग स्कीम शेयर कर दी है। कैम्ब्रिज की मार्केटिंग कर दी मैंने, ये देख रहे हो। अब कैम्ब्रिज कितना फायदा हासिल करेगा। कैम्ब्रिज मशहूर हो जाएगा अब सर जेबीवाल की वीडियो से। इसमें देखो बेटा, लेवल 3 में क्या लिखा हुआ है। वन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑन वन साइड ऑफ द इशू। फॉर एग्जाम्पल सक्सेस और फेलियर दो साइड है। एक साइड है सक्सेस और दूसरी साइड क्या है, फेलियर है। ठीक है, तुमने बेटा सक्सेस के ऊपर 1 पॉइंट लिखा, वन एक्सप्लेनेशन, तुम्हें मिल गए 7 मार्क। तुमने 2 एक्सप्लेनेशन लिखी, लेवल 3 को पढ़ते जाओ, तुम्हें मिल गए 8 मार्क्स। तुमने एडिशनल एक्सप्लेनेशन लिखी सिर्फ सक्सेस के ऊपर, तुम मैक्सिमम ले गए 9 मार्क्स, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। तो तुम लेवल 3 को नहीं देखो, तुम लेवल 4 को देखो, क्योंकि तुम्हें 9 मार्क्स पे तो रुकना नहीं है ना, तुम्हें 10, 11, 12 भी चाहिए, फिर 13, 14 भी चाहिए। तो एक लेवल को पूरा करोगे तो अगले लेवल पे जाओगे ना, तभी लेवल 4 को देखते हैं पहले। लेवल 4 का पहला बुलेट पॉइंट पढ़ो, क्या कह रहा है। वन एक्सप्लेनेशन ऑन ईच साइड ऑफ द इशू, यानी कि एक सक्सेस और एक फेलियर लिखा हुआ है, डेवलप्ड। कितने मार्क्स मिले, 10 मार्क्स। कह रहा है टू एक्सप्लेनेशन ऑन वन साइड ऑफ द इशू एंड, एंड देखो इसने बुलेट थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, मोटा मोटा लिखा हुआ है। ठीक है, टू एक्सप्लेनेशन ऑन वन साइड ऑफ द इशू एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑन द अदर साइड ऑफ द इशू, 11 मार्क्स। यानी कि वन साइड ऑफ द इशू क्या है, सक्सेसेस। दो सक्सेसेस बता दिए, एक फेलियर बता दिया, कितने मार्क्स मिल गए, 3 पॉइंट्स पे कितने मार्क्स मिल गए, 11 मार्क्स मिल गए। फिर क्या कह रहे हैं, एडिशनल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द इशू। अब या तो मैं तीसरा सक्सेस ही बता दूं, या फिर मैं क्या करूं, आइदर साइड कह रहे हैं तो दोनों में से, या फिर मैं एक और फेलियर बता दूं, यानी कि चौथा पॉइंट मैं क्या कर दूं, या तो 3 सक्सेस एक फेलियर का रेशियो रहने दूं, या फिर 2 सक्सेस तो ऑलरेडी बता दिया, एक फेलियर बताया, एक और फेलियर ऐड कर दूं, 2:2 का रेशियो कर दूं। तो बेटा इस पे तुम्हें मिल जाएंगे 12 मार्क्स। और याद रखिएगा, जब तक किसी बच्चे को 12 मार्क नहीं मिल जाते, जब तक वो इस लेवल 4 के मैक्सिमम को रीच नहीं कर जाता, तब तक वो लेवल 5 पर नहीं जा सकता। यानी कि बेटा, अगर तुम्हारी एक्सप्लेनेशन 10, 11 मार्क पर रुक गई और कंक्लूजन तुमने लिखा हुआ भी हुआ, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा सा जुल्म है तो है, क्या करे भाई, क्या करे भाई। अगर कोई बच्चा एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ में 12 नंबर नहीं ला पाया, 11 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर पर रुक गया और कंक्लूजन लिखा हुआ भी है, तो कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, समझ आ रही बात क्या नहीं आ रही। बेटा लेवल 5 तभी मिल सकता है जब लेवल 4 अचीव हो गया हो, फुल हो गया हो, जब चौथी सीढ़ी से पूरे तौर पे कदम उठ गया, तभी पांचवी सीढ़ी पे पड़ सकता है। ये नहीं कि तुम चौथे पे स्लिप हो गए और गिरते हुए तुम्हारा मुंह लग गया किधर, पांचवी सीढ़ी पे, तो तुमने कहा देखा मैंने पांचवी सीढ़ी पे एंड किया, अरे नहीं, आपको काउंट चौथे पे ही किया जाएगा। समझाई बात। ये नहीं कि भाई सर चले एक्सप्लेनेशन में थोड़े कम हो गए, 7, 8, 9 नंबर है सर, कंक्लूजन तो चेक करें। ये बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है, सर कंक्लूजन तो चेक कर ले। कंक्लूजन क्यों चेक करूं भाई, जब लेवल 4 तुमसे पूरा नहीं हो पाया, तो लेवल 5 पे मैं कैसे मार्किंग कर सकता हूँ। बात समझ आ गई बेटा, थोड़ी सी क्रिटिकल बात है ये, और हमने बड़ी ट्रेनिंग्स के बाद ये बात सीखी है। ये बेसिकली आपको जो नॉलेज पार्ट है ये सर जेब दे सकते हैं बेटा, इधर उधर से नहीं मिलेगी ये बात, तो ये बात गौर से सुन लो। आगे चले भाई, पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड आखिरी सवाल अभी करवा रहा हूं बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश रिएक्टेड टू द हिंदू लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिटवीन 1906 एंड 1908। 1906 और 1908 के दरमियान ब्रिटिश ने कैसे रिएक्ट किया, जो प्रोटेस्ट हो रही थी उस पे। ठीक है जी, ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही थी ना, कोई बाल गंगाधर तिलक स्पीचेस कर रहा है ब्रिटिश के खिलाफ, कभी बेटा ब्रिटिश के खिलाफ बाइकआउट हो रहा है, कभी ब्रिटिश की चीजों को जलाया जा रहा है।
तो बेटा अब ब्रिटिश भी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगे ना, वो भी तो चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए, तो उन्होंने भी तो कुछ करना है ना बेटा। तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर क्या करेंगे, बता दें सर। पहली बात, one of the way British reacted was limiting the press freedom। ब्रिटिश ने क्या किया, प्रेस फ्रीडम को लिमिट कर दिया। कैसे लिमिट कर दिया, ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था प्रेस एक्ट ऑफ 1908। 1908 में ब्रिटिश ने एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम था प्रेस एक्ट। क्या नाम था, बोलो मेरे साथ, प्रेस एक्ट इसका नाम था। ठीक है जी। मैं साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस भी पढ़ता जा रहा हूं, जो बच्चे मुझे चैट में लिख रहे हैं ना, मैं पढ़ता जा रहा हूं बेटा। प्रेस एक्ट क्या था बेटा, कि ब्रिटिश ने कहा जो भी हमारे खिलाफ लिखेगा वो जेल में जाएगा। ठीक है जी बेटा, जो भी हमारे खिलाफ लिखेगा वो जेल में जाएगा। दिस इज हाउ ब्रिटिश रिएक्टेड। ठीक है जी। तो बेटा ब्रिटिश ने क्या किया, इस तरीके से बहुत सारे लीडर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल की, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, दिस रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज एंड ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस इफेक्टिवली। ठीक है जी। Therefore, it was an important attempt of British to reduce the freedom of people and restrict the violent Hindu-led protest। ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, ब्रिटिश ने ना सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि आप पनिशमेंट्स भी दी, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल की। कुछ लीडर्स को ब्रिटिश ने डिपोर्ट कर दिया, कुछ को इतना मेंटल टॉर्चर किया जैसे कि लाल लाजपत राय, वो इंडिया छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। ठीक है जी, ये एक पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें। और तीसरा पॉइंट क्या है, फिर ब्रिटिश ने कहा यार सबको मार नहीं सकते, सबके खिलाफ नहीं जा सकते, कुछ का दिल भी जीतना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल इन 1909 ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें ब्रिटिश ने कहा कि इंडियंस की सपोर्ट जीतने के लिए हम इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहे हैं काउंसिल्स के अंदर। काउंसिल्स के अंदर इनकी क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन, देयर बी मोर इंडियन सिटिंग इन द काउंसिल। सो बेटा दिस डिवाइडेड द ऑपोजिशन बाय इनकरेजिंग द मॉडरेट्स टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, वीकनिंग द ओवरऑल प्रोटेस्ट मूवमेंट। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इंपैक्ट बताना है, फिर सवाल के वर्ड्स लिख के रिलेट कर देना है। अब एक सवाल मेरा आप लोगों से है। देखिए भाई इतने सारे सवाल मैंने आपको बताए ना, अब एक सवाल मेरा आप लोगों से है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग टॉपिक पे कनेक्टेड भी हैं और आप लोगों को समझ भी आ रहा है बेटा। मुझे बताएं, ये सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों से। एक्सप्लेन हाउ, क्या सवाल लिख रहा हूं बेटा मैं, एक्सप्लेन हाउ हिंदू कम्युनिटी, ये अभी पढ़ा चुका हूं मैं, हिंदू कम्युनिटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, पीओबी, इन 1905। 1905 में हिंदूस ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया। हाँ जी, ये आप लोग बताएंगे मुझे बेटा। भाई एक काम जो बच्चे मुझे बता रहे हैं अब्दुल रहमान साहब, वो ये कह रहे हैं कि सर ब्रिटिश के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, बायकॉट की, ब्रिटिश की बायकॉट, बायकॉटेड प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स बायकॉट किए थे, कौन से प्रोडक्ट्स बायकॉट किए थे जरा बताना बेटा। जी हाँ, ये स्वदेशी मूवमेंट थी। ठीक है जी, कौन से प्रोडक्ट्स बायकॉट किए थे बेटा, सॉल्ट और क्लोथ्स। इसका इम्पैक्ट क्या आया था बेटा, ब्रिटिश की सेल्स ड्रामेटिकली गिर गई थी। ठीक है जी, ब्रिटिश की सेल्स ड्रामेटिकली गिर गई थी। दिस इज हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक ये चीज हो गई। दूसरी बात बेटा, इन्होंने क्या किया, यूज ऑफ प्रेस, यानी कि पब्लिकेशंस, ब्रिटिश के खिलाफ लिखा। ठीक है जी, यूज ऑफ प्रेस एंड पब्लिकेशंस अगेंस्ट ब्रिटिश। ये आप लोग के पॉइंट्स लिख रहा हूं जो मुझे बताते जा रहे हैं। प्रेस और पब्लिकेशंस का इस्तेमाल कैसे किया इन्होंने, बेटा इन्होंने
स्पीचेस की, इन्होंने प्रोवोकेटिव राइटिंग लिखी, और इन्होंने इनकरेज किया रिबेलियस मूवमेंट्स को। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था दैट ब्रिटिश वर फोर्स टू अनाउंस द प्रेस एक्ट ऑफ 1908, जिसमें इन्होंने क्या किया बेटा बताओ? प्रेस एक्ट 1908 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि कोई हमारे खिलाफ लिखेगा तो जेल में जाएगा। और किसको अरेस्ट किया? बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए अरेस्ट किया। फिर बच्चे कह रहे हैं बेटा कि इन्होंने सर एक और काम ये किया कि इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स और प्रोटेस्ट किए। ठीक है जी, पब्लिक मीटिंग्स और प्रोटेस्ट किया। और बेटा लीडर्स के नाम मेंशन कर सकते हैं, लाल लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्रा पाल। ये ऐसे लीडर्स थे कि इनकी जो मूवमेंट्स थी वो इतनी स्ट्रांग थी, इतनी इफेक्टिव थी, दैट ब्रिटिश वर फोर्स टू टेक मेजर्स लाइक डिपोर्टिंग द इंडियन लीडर्स, अरेस्टिंग देम, और फोर्सिंग देम टू लीव पॉलिटिक्स। तो ब्रिटिश ने इवेंचुअली फिर पब्लिक मीटिंग्स पे भी बैन लगाया। दिस इज हाउ इंडियंस वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है जी, आप स्वदेशी मूवमेंट का वर्ड भी यूज करेंगे इसके अंदर। बेटा चौथा पॉइंट, वो जो बच्चे बता रहे हैं, चौथा पॉइंट ये है कि असेसिनेशन असेसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी किसके ऊपर? लॉर्ड मिंटो के ऊपर। लॉर्ड मिंटो वॉज द फ्यूचर वाइसरॉय, इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई। इवन दो ही वॉज नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। ये स्वदेशी मूवमेंट में कहा नहीं जाता कि लॉर्ड मिंटो को मार दो, लेकिन इनको मारा गया। और इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था दैट ब्रिटिश वर फोर्स टू मेक सम पॉजिटिव चेंजेस एज वेल। लॉर्ड मिंटो ने कहा भाई जिंदा रहने दो, कुछ अच्छा भी करके दिखाऊंगा। दैट ही हैड टू इंट्रोड्यूस द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909। तो देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से हमने आज पास्ट पेपर्स के जो पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड सवाल थे वो कुछ डिस्कस किए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे।